तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग टीजीटी पीएचडी हिंदी के लिए महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। इस तरह के प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल से लगातार जारी है। चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं आज की जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है वह आपके सामने है। चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें पहला प्रश्न जो पूछा गया है वह है कि निम्नलिखित में महाकवि माघ की रचना कौन सी है। तो माघ की जो रचना है वह है शिशुपाल वध। शिशुपाल वध माघ की रचना है। आप जानते हैं इस महाकाव्य में 20 सर्ग है जिसमें वीर रस की प्रधानता है। अगर बात करें बुद्ध चरितम की तो यह अश्वघोष की रचना है। मालविकाग्निमित्रम यह कालिदास की रचना है। नैषधि चरितम यह श्रीहर्ष की रचना है। तो इन सभी बातों को भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में शुद्ध है। 4 विकल्प दिए गए हैं। पूछा गया कि शुद्ध शब्द क्या है। तो देखिए जो यहाँ पे मातु स्मृति यह है, मातुः स्मरति, यह मतलब यह है कि जब स्मरण किया जाता है तो उसमें षष्ठी विभक्ति होता है, इसलिए यहाँ पे सही विकल्प होगा डी। अगला प्रश्न है विधि शब्द किस लिंग में प्रयुक्त होता है। जो विधि शब्द होता है वह किस लिंग में प्रयुक्त होता है। तो यह विधि शब्द हमेशा पुल्लिंग में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। यह एक सूक्ति दिया गया है। यह सूक्ति को ध्यान से देखिए। यह सूक्ति दिया गया और पूछा गया कि यह कहाँ से लिया गया। तो यह जो सूक्ति है वह कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि यूनः युवन शब्द का रूप नहीं है, यानी यूनः किस रूप में नहीं बनेगा। तो यूनः शब्द जो है युवन शब्द के जो रूप चलता है उसमें सप्तमी विभक्ति में युवन शब्द का रूप यूनी होता है। तो सप्तमी विभक्ति एक वचन यहाँ जो दिया गया है यह गलत है। तो सही उत्तर यही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया है वह प्रश्न है कि निम्नलिखित पंक्तियों के रचयिता का नाम बताइए। पंक्तियाँ दी गई हैं। छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूँ लोचन। यह जो पंक्ति दी गई इसमें पूछा गया है कि कौन सा इनके रचयिता कौन है। तो यह सुमित्रानंद पंत की पंक्ति है, आप सभी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निराला की कृति सरोज स्मृति किस श्रेणी में आता है। तो सरोज स्मृति हिंदी का पहला शोक गीत है। तो यह शोक गीत में आता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित रचनाकारों में से किसकी रचना का नाम संस्कृति के 4 अध्याय है। तो संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इनकी अन्य रचनाओं की बात करें तो रेणुका, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, हुंकार, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरिनाम इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका कौन है। तो आप सभी जानते हैं नारी विमर्श पर जो सबसे पहले लिखने वाली लेखिका है वह महादेवी वर्मा है। ठीक है, महादेवी वर्मा है। तो यहाँ पे सही उत्तर ए हो जाएगा। इनकी रचनाएं हैं निहार, दीपशिखा, चित्रलेखा, नीरजा। यामा पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नेकी कर दरिया में डाल, यह लोकोक्ति का जो सही अर्थ है वह क्या है। उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना, यह नेकी कर दरिया में डाल का सही अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तत्सम शब्द पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे तत्सम शब्द पूछा गया है। तो यहाँ पे सही उत्तर आप देखिए क्या होगा। यहाँ पे दिया गया है पोहमी, जो है यह सही उत्तर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो पुहुप शब्द जो है यह तत्सम नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। यहाँ पर एक और प्रश्न पूछा गया, तत्सम शब्द नहीं है। तो नेह शब्द जो है वह तत्सम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वह मुझसे अलग रहता है, रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यहाँ कौन सा कारक है। तो देखिए वह मुझसे अलग रहता है, जहाँ अलगाव होता है वह अपादान कारक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया वह क्या है। दिया गया कि अन्य पुरुष एकवचन सर्वनाम का संप्रदाय कारक बहुवचन में रूप क्या होगा। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा उन्हें।
ठीक है। अन्य पुरुष एकवचन सर्वनाम का संप्रदान कारक उन्हें होता है। अगला प्रश्न है वह स्थान जहाँ नृत्य नाटक खेल आदि होते हैं वह क्या कहलाता है? वह रंगमंच कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से मोहन राकेश द्वारा लिखित एक नाटक है। मोहन राकेश का जो नाटक है वह लहरों के राजहंस है। ठीक है। जन्मेजय का नाग यज्ञ जो दिया गया है यह किसका है? जयशंकर प्रसाद का। सिंदूर की होली तथा मिस्टर अभिमन्यु यह लक्ष्मी नारायण की रचना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं रैदास का दूसरा नाम क्या है? तो रैदास का दूसरा नाम क्या है? रविदास है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न नीमा किस कवि की माता का नाम है? तो नीमा एक प्रसिद्ध कवि हैं आपको ज्ञानाश्रय शाखा के जो कबीरदास की माता का नाम नीमा है। नीरू और नीमा इनके माता पिता हैं। ठीक है, तो नीमा पूछा गया तो ये कबीरदास। अगला प्रश्न है भूषण का वास्तविक नाम क्या था? भूषण का वास्तविक नाम घनश्याम था। विकल्प ए सही हो जाएगा। शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक आदि इनके प्रमुख ग्रंथ हैं, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य माना है। चिंतामणि की कृतियों की बात करें तो कविकुल, कल्पतरु, काव्य विवेक, श्रृंगार रस मंजरी, छंद विचार आदि इनके प्रमुख रचनाएं हैं, तो ध्यान रखिएगा इन सभी बातों को। सुजान सागर के लेखक कौन है? सुजान सागर, देखिए सुजान सागर घनानंद की प्रसिद्ध रचना है। घनानंद की रचना सुजान सागर यह सभी जानते हैं। इनकी अन्य रचनाएं कोकसार, विरह लीला, रस केलीवल्ली, कृपा कांड इनके अन्य रचनाएं, तो उसे भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दिया है कि मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? मेरी जीवन यात्रा जो आत्मकथा है वह राहुल सांस्कृत्यायन का है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? तो भारतेंदु युग का जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं यह स्वयं पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे। ठीक है। अगला प्रश्न है किसने 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना की? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रमुख पत्र हरिश्चंद्र मैगजीन है। ठीक है, तो यहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र सही हो जाएगा। बाला बोधनी, कवि वचन सुधा इनकी अन्य पत्रिकाएं भी हैं, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जूही की कली उदाहरण है। जूही की कली एक मुक्तक छंद है, ध्यान रखिएगा, मुक्तक छंद का उदाहरण है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की व्यंग्यपरक कविता कौन सी है? इनकी बहुत चर्चित व्यंग पर कविता जो है कुकुरमुत्ता है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इनकी अन्य रचनाएं परिमल, अनामिका, गीतिका, आराधना, तुलसीदास, अड़िमा, बेला, नए पत्ते। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आषाढ़ का एक दिन लेखक की नाट्य कृति। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश द्वारा लिखा गया है। इनके प्रमुख नाटक है आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कमल कोमल कर में सप्रीत, इस पंक्ति में किसका लोप हुआ है? कमल कोमल कर में तो वाचक शब्द से का लोप हुआ है, तो वाचक शब्द का लोप हुआ है। उपमा अलंकार के 4 अंग होते आप जानते हैं। जिसमें उपमान, उपमेय, वाचक शब्द और साधारण धर्म होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है किस छंद में प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है और 14 और 12 या 16 पे 14 या 16 मात्राओं पे यति होता है? ठीक है। हरिगीतिका छंद होता है। हरिगीतिका छंद में 28 मात्राएं होती है, जिसमें 12, 16 या 14 पे यति होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। उपेंद्र वज्जा किस प्रकार का छंद है, यह आपको बताना है। उपेंद्र वज्जा एक वर्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में जगड़, तगड़, जगड़ तथा 2 गुरु के क्रम से कुल 11 वर्ण होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उपेंद्र वज्जा तो एक वर्णिक छंद है जिसका वर्णक्रम आदि, लघु, मध्य, गुरु, अंत हो। आदि लघु यानी लघु, मध्य गुरु यानी गुरु, अंत लघु यानी यह माता राजभा सलगा से अगर आप इसको निकालेंगे तो जगड़ होगा। जगड़ यमाता राजभा न सलगा, यह एक सूत्र है जिसमें यह जो आता है वह किसका आता है? यह जगड़ का आता है। ठीक है, यह जगड़ होता है, तो सही उत्तर जगड़ होगा।
नरेश का सही संधि विच्छेद क्या है? नर प्लस ईस नरेश या गुण संधि का उदाहरण है, तो यहाँ पे सही उत्तर डी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है विद्यापति के पद किस भाषा में रचित है? विद्यापति के जो पद है वह मैथिली भाषा में है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। मैथिली, मगही तथा भोजपुरी, ध्यान रखिएगा, यह बिहारी हिंदी उपभाषा की बोलियाँ। इनके द्वारा रचित कीर्ति लता कीर्ति पताका की जो भाषा है वह अवहट्ट है, ठीक है, याद रखिएगा। कौन सी विद्यापति की रचना नहीं है? ठीक है, गीत गोविंद यहाँ जयदेव की रचना है, बाकी पदावली कीर्ति लता कीर्ति पताका यह सभी विद्यापति की रचना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि, तो स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने माना है, ठीक है, रामकुमार वर्मा। सही विकल्प ए होगा। गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का पहला जो शालिभद्र सूरी को माना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस क्या है? आदिकाल का वैसे वीर रस की प्रधानता है, तो वीर रस ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दिया है कि अर्थबोध करने के संदर्भ निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो अर्थबोध के संदर्भ में लक्षण और व्यंजना दोनों शब्द शक्तियाँ अभिधा पे आश्रित होती हैं, ठीक है, तो अभिधा लक्षणा व्यंजना तीन शब्द शक्तियाँ होती हैं। यहाँ पे जो विकल्प है वह डी वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दिया हुआ है भीष्म साहनी द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है। भीष्म साहनी द्वारा रचित जो काट का सपना यह नहीं है, काट का सपना मुक्तिबोध की रचना है, ठीक है, यह ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ? जैनेन्द्र का कहानी संग्रह 1929 में प्रकाशित हुआ था। इनकी कहानी संग्रह का नाम क्या था? फांसी। तो यहाँ पे जो विकल्प बी है वह सही हो जाएगा। इनकी कहानी संग्रह है पाजेब, एक दिन, नीलम देश की राजकन्या, मास्टर साहब, ग्रामोफोन का रिकॉर्ड, यह प्रमुख इनकी कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? इंदुमती कहानी के जो लेखक हैं वह किशोरी लाल गोस्वामी है। इसे हिंदी का पहला कहानी माना जाता है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1900 है, जो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। तो इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? मैथिली शरण गुप्त की जयद्रथ वध, देखिए जयद्रथ वध 1910 में ये लिखा गया है, ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे जो बी है जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, साकेत, तो यहाँ पे देखिए पंचवटी, साकेत, द्वापर, यह सही उत्तर हो जाएगा। इनकी सभी रचनाओं का क्रम बता दे रहे हैं। जयद्रथ वध 1910 में है, भारत भारती 1912 में है, पंचवटी 1925 में है, साकेत 1931 में है, यशोधरा 1932 में है, द्वापर 1936 में है। तो यह सही क्रम है, ठीक है, ऑप्शन बी यह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, द्विवेदी युग का एक और नाम क्या है? तो द्विवेदी युग का जागरण सुधार काल डॉक्टर नगेंद्र द्वारा दिया गया है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कही ईसुरी फाग किसकी रचना है? कही ईसुरी फाग यह किसकी रचना है? मैत्रेयी पुष्पा की लिखी उपन्यास है, तो सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जायसी की रचना कौन सी है? जायसी की रचना कौन सी है? तो जायसी की प्रसिद्ध रचना पद्मावत है, जो 1540 में अवधी भाषा में लिखी गई है, तो यहाँ पे सही उत्तर डी होगा। अगला प्रश्न है, कृष्णा सोबती द्वारा लिखित संस्मरण कृति का नाम क्या है? हम हसमत कृष्णा सोबती की यह संस्मरण रचना है। इनके उपन्यास मित्रों मरजानी, डार से बिछुड़ी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, लाल तारा के रचनाकार कौन है? लाल तारा रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखा गया एक रेखा चित्र है। इनके प्रसिद्ध रेखा चित्र है माटी की मूर्ति, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कवित्र रत्नाकर किस भाषा में रचित है? सेनापति द्वारा रचित कवित्र रत्नाकर ब्रज भाषा में है, ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? रीति मुक्त, देखिए बिहारी जो है रीति सिद्ध हैं, तो यह नहीं होंगे। घनानंद, आलम, ठाकुर, बोधा, यह सभी किस में है? रीति मुक्त में।
चंपू के दो भेद हैं। चंपू काव्य जो होता है उसके दो भेद होते हैं। देखिए, गद्य एवं पद्य के मिश्रण को चंपू काव्य कहते हैं। यह नवीन काव्य शैली है। इस नवीन काव्य शैली की रचना आचार्य विश्वनाथ ने राज स्तुति के लिए किया है। इसके दो भेद होते हैं, विरुद्ध और करम्भक। विरुद्ध और करम्भक। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कौन सा युग्म सही नहीं है? भट्टलोलक का उत्पत्तिवाद, आचार्य मम्मट का भुक्तिवाद, शंकु का अनुमतिवाद, अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद। तो पूछा गया है कौन सा सही नहीं। आचार्य मम्मट का भुक्तिवाद नहीं है, ठीक है, यह गलत है। तो ध्यान रखिएगा, भुक्तिवाद या भोगवाद के प्रवक्ता प्रतिपादक भट्टनायक हैं, ठीक है। तो यह यहाँ पे सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जूठन के लेखक कौन है? जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित एक जो कृति है वह जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है जूठन। यहाँ पे डी उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, नई कविता में किस भाषा के शब्दों को लिया गया है? तो नई कविता में आधुनिक भाषा में हिंदी शब्दों को लिया गया है। आधुनिक हिंदी भाषा के जो शब्द है, ऑप्शन नंबर जो विकल्प बी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नई कविता के प्रवर्तक कौन थे? नई कविता के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वियोग श्रृंगार के कितनी दशाएं मानी जाती हैं? तो वियोग श्रृंगार के कुल 10 दशाएं मानी जाती है। नाम एक बार सुन लीजिए, अभिलाषा, चिंता, स्मृति, उद्वेग, गुण कथन, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता और मरण। यह 10 भेद हैं। अगला प्रश्न देखिए, बौरव सभय रघुवंश कुठार की धार में बारन बाजी सतरथी, बाण की वायु उड़ान के लक्षण, लक्ष्य करो अहिरा समरथी। ये पंक्तियाँ किस रस का उदाहरण है? ठीक है, यह रौद्र रस का उदाहरण है। तो विकल्प यहाँ पे जो सही होगा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी? देखिए, भरत मुनि ने 8 ही रसों की संख्या मानी है, उन्होंने शांत को नहीं माना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, नारी कुमुदनी अवध सर रघुपति बिरह दिनेश, यह जो पंक्ति दी गई है वह किसके द्वारा रचित है? तो यह जो मतलब इसमें क्या है, कौन सा अलंकार है? तो यह रूपक अलंकार का उदाहरण है, ठीक है। नारी कुमुदनी में रूपक हो जाएगा, यहाँ पे ए विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, भ्रांतिमान अलंकार कहाँ होता है? भ्रांतिमान अलंकार जहाँ गुण धर्म आदि की सादृश्यता के कारण उपमेय को उपमान समझ लिया जाता है। तो विकल्प ए ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है? रामविलास शर्मा नहीं है। देखिए, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, यह इनके कविता के नए प्रतिमान, यह नामवर सिंह का है, ठीक है। तो सी विकल्प सही हो जाएगा। बाकी भाषा और समाज, नई कविता और अस्तित्ववाद, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, यह सभी रामविलास शर्मा की रचना है। कविता के नए प्रतिमान यह नामवर सिंह की आलोचनात्मक ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, असाध्य वीड़ा कविता के रचनाकार कौन है? असाध्य वीड़ा यह प्रसिद्ध रचना है अज्ञेय जी का। सांप, नदी के द्वीप, हरी घास पर क्षण भर, इनके प्रमुख रचनाएं कविताएं हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यह अज्ञेय जी का हो जाएगा। अरे यायावार रहेगा याद किस विधा की रचना है? देखिए, यह भी अज्ञेय द्वारा रचित एक यात्रा साहित्य है। एक बूंद सहसा उछली, बहता पानी, निर्मल वर्मा, ठीक है, बहता पानी निर्मल, यह सभी, एक बूंद सहसा उछली, यह भी इनका रचना है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? सी, यात्रा साहित्य। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। इसी तरह की वीडियो को पाने के लिए चैनल में बने रहें, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।